हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। मैं हूँ साक्षी, आपकी जीएस के मेंटर। फिर द हिंदू सीरीज के साथ हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज क्या नई खबर आई है। तो पहली खबर जो ये आई है वो है केसेस नियर 27,000 मार्क विद इंक्रीज ऑफ 1975 और वी कैन से दैट 1975 इन 24 आवर्स। मतलब एक दिन के अंदर आप समझ लीजिए कि 2000 के लगभग केसेस बढ़े हैं। और हमारी जो केसेस कल तक कम से कम 25,000 तक के का मार्क था, 27,000 केसेस नए बढ़ चुके हैं। तो ये काफ़ी एक मतलब कह सकते हैं कि एक जो इस तरीके के जो लॉकडाउन में थोड़ा सा ढीलापन जो हो रहा है उस वजह से है। और ये काफ़ी एक दुखद बात है। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। ये जो अगला टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला, इंडस्ट्रीज हॉबल्ड बाय द कर्व्स ऑन मोबिलिटी ऑफ मेन एंड मटेरियल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हो ये रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको खोल तो दिया गया है, ठीक है। उनके ऊपर से एक कह सकते हैं जो एक वो लगाई गई थी पाबंदी, वो अब कहीं ना कहीं उसको हटाया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो है इंडस्ट्रीज वो काफ़ी परेशान दिख रही है एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। ऑलराइट, तो ये जो है उसने एक ये आप ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सर्वे। उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कंडक्ट कराया है सर्वे 23-24 अप्रैल को 180 कंपनीज से ये सर्वे कंडक्ट हुआ था। कम से कम आधे से ज़्यादा इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जो ओपन हुई हैं, बाकी तो ओपन ही नहीं हुई है। जो रेड जोन में है वो तो ओपन ही नहीं हुई है, लेकिन जो ओपन हुई है उनके साथ भी कई तरीके की दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। तो आप समझ लीजिए कि कम से जो 60% फर्म्स हैं उनके साथ उनको दिक्कत ये आ रही है कि जो फिनिश्ड गुड्स हैं और जो और इनपुट्स हैं या कह लो रॉ मटेरियल्स हैं उनको उनकी डिलीवरी ही नहीं हो पा रही है। तो ये क्योंकि मूवमेंट अलाउ नहीं हो पा रहा है, तो CII जो है एक तरीके से रिक्वेस्ट करती है। जो ये CII बेसिकली क्या होती है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज क्या है, क्या ये बिजनेसेस जितने सारे बिजनेस फर्म्स हैं उनकी एक ग्रुप है, कह लो यूनियन है। तो ये लोग गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि जो नॉन कंटेनमेंट जोन्स है उनमें आप अगर आप ये कहते हैं कि परमिट हर एक फर्म को लेनी पड़ेगी तो वो आप मत करिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत डिले हो रहा है, इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो विदाउट परमिट ही आप अलाउ कर दीजिए हमारे नॉन कंटेनमेंट जोन में फर्म्स को वर्क करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वर्कर्स को जनरली क्या दिक्कत आ रही है कि उनके पास पासेस नहीं है, वो अपने घरों से निकल ही नहीं सकते, अपने काम पे जा नहीं पाते बिकॉज उनके पास पासेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको अलाउ करिए कि वो अपनी व्हीकल्स खुद व्हीकल अपनी व्हीकल से जा सकें। और ये जो उनके लिए आप पासेस उन्हें अरेंज करने पड़ रहे हैं वो ना करने के बजाय उन्हें कंपनी अपने लेटर दे दे कि हाँ ये इस वर्कर को हम इस कंपनी ने बुलाया है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब एज पर इसको एक एज अ पास की तरह माना जा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि सेंटर जो है वो स्लोली क्या कर रही है, ओपन कर रही है वेरियस सेक्टर्स को। ये तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि 19% लोगों को जो है परमिट अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है। जो फर्म्स है 19%, उनमें से भी 19% फर्म्स है उनको परमिट अवेलेबल नहीं हो पा रही है, वो अपने फर्म्स खोल ही नहीं पा रहे हैं। 27% ऐसे लोग हैं जो डिले महसूस कर रहे हैं अपनी फर्म्स की परमिट को मिलने में, राइट। CII जो है वो कहती है कि सिर्फ 36% लोग ऐसे हैं जिनको इजीली पासेस अवेलेबल हो गए। 67% ऐसे हैं जिनको रोज आवाजाही में दिक्कत आ रही है और वो कह रहे हैं वहाँ कि हम आ नहीं सकते क्योंकि हमें इस तरीके के लॉकडाउन में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑलराइट, जो अगला आर्टिकल है वो ये, डू नॉट लोअर गार्ड अगेंस्ट वायरस सेज अर्जेस PM का कहना ये है कि देखिए मैं आप लोगों से घर में नहीं रहा जाता, आप लोगों को दिक्कत हो रही है, मैं खोल दूंगा इकोनॉमी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी जो एक अर्ज है आपके अंदर, आपको मालूम है, मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया कि ऐसे डिस्टेंसिंग रखनी है, अपना ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको खुद से ही
ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको ही 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी, ये बना के रखनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इकॉनमी ओपन होने के बाद भी। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल ये है, एक तरह का पिक्चर है, कितना खूबसूरत सा ये पिक्चर है। ये फ्लेमिंगोज हैं जो कि इनका मतलब एक तरीके से इकॉनमी के शट डाउन होने की वजह से एक जो नेचर में रिवाइवल आया है, एक बड़ी बड़ी एक रिवाइव हो रही है जो अर्थ, हमारी मदर अर्थ, वो उसका एक नज़ारा है। देखिए फ्लेमिंगोज हैं जो कि एक वेटलैंड है चेन्नई के पास में, पल्लीकरनई जो है एक वेटलैंड है, उसमें ये उसकी ये तस्वीर है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सर्च इन टू कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ कोविड-19 डेटा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्च इन क्या है, ये बहुत न्यूज़ में इस समय है। जो बच्चे पीआईबी पढ़ रहे होंगे उनको भी ये पता चला होगा कि सर्च इन करके भी कोई चीज़ होती है। तो ये बेसिकली है क्या, ये है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CER टीम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इसमें होता क्या है आप बता दूं आपको, ये बहुत न्यूज़ में रहा है। ये 2004 में इसका जन्म हुआ था। ये किस लिए आई थी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसलिए ताकि जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, जो साइबर एक प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ती है। आप देखो ये जो बेसिकली ये जो न्यूज़ आई है वो इसलिए आई है कि ये जो बॉडी है ये क्या करेगी, ऑडिट करेगी कोविड-19 डेटा की। ठीक है, जो कोविड-19 जो मरीज हैं उनकी भी एक प्रकार की सूची बना के अपने पास रखेगी। तो इससे क्या है, पता चल पाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है और किससे किससे ट्रांसमिशन किसको किसको गया है। तो इसलिए ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसकी फंक्शन समझ लीजिए। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IIT के अंडर में आती है, 24/7 फंक्शन करती है और बेसिकली इसका काम यही होता है कि ये अलर्ट साइबर सिक्योरिटी में फोरकास्ट करके बताए, एडवाइजरी जारी करे, व्हाइट पेपर और नोटिस वगैरह जारी करे, जिससे कि देश को पता चल पाए कि कहाँ पर कौन सी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसका हम पहले से अंदाज़ा लगा लें और उसके बाद हम उस पर सही कदम उठा पाएँ। देखिए अगला आर्टिकल दोस्तों बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। कहते हैं हम कि हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल में हम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते न्यूज़पेपर में से। प्लाज्मा डोनर, व्हाट इज दिस? प्लाज्मा डोनर क्या मतलब, प्लाज्मा मतलब क्या? अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। आप समझिए कि जो लोग कोविड-19 के मरीज रह चुके हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं बेसिकली उनके साथ क्या है कि वो जो मरीज रह चुके हैं और वो रिकवर कर चुके हैं, तो उनके साथ ये चीज़ होती है कि वो अपने अंदर एंटीबॉडीज जनरेट कर चुके होते हैं। किसी बीमारी से वो लड़ चुके, उनकी बॉडी स्ट्रांग हो गई, उस एंटीबॉडी ने उस बीमारी को हरा दिया। तो उससे हुआ क्या कि उनकी जो एंटीबॉडीज हैं उनके खून में एक प्रकार का एक शील्ड की तरह, एक तरह के कवच की तरह काम करती है। तो जो पेशेंट्स अभी भी जूझ रहे हैं इस बीमारी से, उनके लिए ये जो एंटीबॉडीज की डोज होगी, उनके ब्लड से अगर हम वो एंटीबॉडीज की जो स्ट्रेंथ है वो निकाल के इनके ब्लड में एक सॉर्ट ऑफ इंजेक्ट कर दे, इंजेक्शन के रूप में लगा दे, तो वो उनके लिए एक एंटीबॉडीज ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ इंजेक्शन की तरह आपके लिए एक मेडिकेशन का काम कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट द ब्लड डोनेशन बल्कि ब्लड प्लाज्मा डोनेशन। प्लाज्मा थेरेपी जनरली जो है एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करती हैं, जो ऑलरेडी पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, उनके ब्लड में जो एंटीबॉडीज होती हैं उसका इस्तेमाल करके हम इस प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को क्योर करते हैं। और आप ये भी समझ लीजिए, जो लोगों का प्लाज्मा होता है, जो रिकवर्ड लोगों का प्लाज्मा होता है, उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स और काफ़ी सारे मिनरल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। चलिए आते हैं अपने एडिटोरियल पेज पे, जो कि आज और बाकी एडिटोरियल्स जो है जनरली हम एक न्यूज़ में देख रहे हैं। इसके अलावा एक एडिटोरियल जो इस साइड पे आया है वो बेसिकली माइग्रेंट्स के ऊपर आया है, कि कैसे माइग्रेंट्स जो हैं प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और कैसे स्टेट को उनका ध्यान देना चाहिए
और कैसे मुंबई में भी जो स्टेट है वो भी कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुहार लगा रही है कि ट्रेनों को चला दिया जाए ताकि ये जो माइग्रेंट्स हैं जो स्टेशनों पे इकट्ठे हो जा रहे हैं उनको अपने घर जाने को की अनुमति मिल सके। इसके बाद एक दूसरा आर्टिकल है जस्ट इसके नीचे ही जो आया है वो है चेन्नई के ऊपर। चेन्नई की 5 बड़ी सिटीज को जो है लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है और उसमें काफ़ी अफरा तफरी मच रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक बाइंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान मतलब एक जनता दिख रही है। तो इससे ऑथर उस आर्टिकल में बस यही बताना चाह रहे हैं कि इतना जो अभी तक जो एक तरीके का संक्रमण रोका गया है वो फिर से शुरू हो जाएगा अगर लोगों ने इस चीज़ का ध्यान न दिया। और चेन्नई को भी जो है काफ़ी सारी अच्छी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये संक्रमण जो जितना रुका था ऐसा ना हो कि पासा ही पलट जाए। लोगों को ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है ताकि उनकी सेफ्टी के लिए बढ़ाया गया, ऐसा ना हो कि ये चीज़ उल्टी ही पड़ जाए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल आया है वो ये है एट द एज ऑफ द न्यूक्लियर आर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पॉइंट ऑफ व्यू आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने बाकी आर्टिकल्स को इतना तवज्जो नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसमें हुआ क्या, एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, मिड अप्रैल में। आप ध्यान से देखो, मिड अप्रैल में एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट की on adherence to the compliance with arms control non-proliferation and disarmament agreements and commitments compliance report। ये एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जिसने क्या बोला कि चाइना जो है कि ज़रूर वो लोकलूर साइट पे टेस्ट कर रहा है। कौन से टेस्ट कर रहा है? सीटीबीटी के टेस्ट कर रहा है। सीटीबीटी मतलब न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट आई थी। अब ये एक तरीके का एक डर सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो गया है चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये एक जो रिपोर्ट आई है उसमें यही है कि चाइना माइट बी कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट विद लो इंड्स एट इट्स लोकलूर टेस्ट साइट इन वायलेशन ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी अंडरटेकिंग। एक बार आपको बता दूं, इसके बारे में मैं बताऊंगी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी क्या चीज़ है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीटीबीटी। चाइना ने ये ट्रीटी साइन की है लेकिन उसको रैटिफाई नहीं किया है क्योंकि यूएसए ने उसको रैटिफाई नहीं किया है। ओके, यूएस की रिपोर्ट कहती है कि रशिया ने भी कोई टेस्ट कंडक्ट किए हैं और वो 0 ईंड पर किए हैं। अब आपको बता दूं 0 ईंड क्या चीज़ है, लो ईंड क्या है। ईंड मतलब होता है एक्सप्लोजन, तो लो ईंड का मतलब बहुत थोड़ा लेवल पे एक्सप्लोजन। मतलब चाइना ने जो टेस्ट किए हैं वो बहुत ही लोअर लेवल पे, मतलब बहुत ही थोड़े से एक्सप्लोजन करा के टेस्ट किए हैं। और रशिया ने भी कुछ टेस्ट करे हैं, ठीक है, लेकिन उसने जो टेस्ट किए हैं वो 0 ईंड नहीं है। उसने कुछ ना कुछ जो है वो 0 ईंड से हट के यानी कि कुछ लेवल हायर एक्सप्लोजन किया है। और एक और बात समझ लीजिए कि रशिया जो है वो पार्टी है, मतलब सीटीबीटी को ना सिर्फ उसने साइन किया है बल्कि उसने जो है वो भी किया है, उसको रैटिफाई भी किया है। तो इसलिए ये रशिया के ऊपर बड़ा ही सवाल उठ जाता है कि रशिया ने क्यों टेस्ट किया, ठीक है। हालांकि जो रशिया और चाइना है दोनों ही इस क्लेम को मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि सीटीबीटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीटीबीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस तरीके के एलिगेशन को नहीं मानती है जो कि यूएसए ने इस तरह की एलिगेशंस दी हैं, ठीक है। अब आपको बताऊं कि सीटीबीटी क्या चीज़ है। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है। ये बेसिकली एक तरीके की 44 कंट्रीज ने मिलकर के एक ट्रीटी साइन करी, ठीक है। कुछ से तो ज़बरदस्ती साइन करवाई जाती है जैसे कि इंडिया, ताकि इंडिया जैसी कंट्रीज खुद से न्यूक्लियर टेस्ट ना करें। आप लोगों ने पोखरण नाम की पिक्चर देखी होगी, उसमें भी यही कुछ ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने पोखरण पे जब पहली बार टेस्ट किया था तो काफ़ी ज़्यादा रेज हुए थे आईब्रोज लोगों की, वर्ल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी की। तो ये बेसिकली क्या है, 44 लिस्टेड कंट्रीज ने मिलकर के ये ट्रीटी साइन करी जिसमें से चाइना, इजिप्ट, इजराइल, यूएस और ईरान ने साइन तो किया लेकिन रैटिफाई नहीं किया। आप जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है इस ट्रीटी को चाइना, इजिप्ट, इजराइल, यूएस और ईरान ने साइन किया पर रैटिफाई नहीं किया।
ठीक है। इसके अलावा आप समझिए कि नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और इंडिया ने ना ही साइन किया ना ही रैटिफाई किया। अब आप देखो यूएस ने कहा, यूएस ने साइन तो कर दिया और उसे रैटिफाई, साइन तो कर दिया लेकिन रैटिफाई नहीं किया। ठीक है, तो रैटिफाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप देखो, अगर आपने कोई ट्रीटी साइन कर लिया, आपने इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रीटी को साइन कर लिया, अब क्या है, आपने उसको साइन करके अपने पार्लियामेंट में जो है उसको ला करके उसको वापस से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि वो एक प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पाए, उस कंट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पाए, इसलिए आप ये चीज़ें ऐसे करेंगे। ठीक है, तो वो रैटिफिकेशन होती है। तो बेसिकली चाइना, इसराइल, इजिप्ट, यूएस और ईरान ने उसको साइन तो कर लिया लेकिन रैटिफाई नहीं किया। चाइना तो कहता है कि जब यूएस रैटिफाई करेगा तभी हम भी रैटिफाई करेंगे। तो सीधी सी बात है, हमने यानी कि इंडिया ने, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने, हमने ना ही साइन किया है ना ही रैटिफाई किया, क्योंकि ये एक तरीके का, हमें ऐसा लगा कि हमारे ऊपर एक तरीके का उसे थोपा जा रहा है, ये ट्रीटी एक तरीके से हमारे ऊपर थोपी जा रही है, जबकि हमें आगे बढ़ने से, हमें टेस्ट, उन्होंने तो टेस्ट कर लिए, हमें टेस्ट करने से वो रोक रहे हैं। तो बेसिकली हमने, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान ने जो है 1998 में इस ट्रीटी को साइन किए, सॉरी इस तरीके के टेस्ट किए, और क्या बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया ने तो 6 बार टेस्ट कर डाले, वो तो आपको पता ही है नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री। तो 6 बार उसने 2006 से लेकर 2017 तक में उसने 6 बार ऐसे टेस्ट कर डाले। ओके, ठीक है। अब क्या हुआ है कि कुछ जो है ट्रीटी रशिया और चाइना, सॉरी चाइना के और INF करके आपको एक टर्म दिखाई देगा दोस्तों, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, एक यूएस और सोवियत के बीच में हुई थी। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 500 से लेके 5500 किलोमीटर तक की जो भी हमारे पास क्रूज मिसाइल्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। आपको पता होगा दोस्तों, क्रूज मिसाइल्स जो होती है वो ऐसे हिट करती है, टारगेट को सीधे हिट करती है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है वो पैराबोलिक तरीके से हिट करती है। अब देखो, अगर क्रूज मिसाइल होगी तो अगर कोई हमारा टारगेट ये है तो क्रूज मिसाइल उसे ऐसे हिट करेगी, लेकिन अगर बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, तो वो कैसे हिट करेगी, वो पैराबोलिक तरीके से हिट करेगी। अगर ये हमारा टारगेट है तो ये ऐसे हिट करने आएगी। तो ये जो 500 से 5500 तक की रेंज की जो मिसाइलें थी, वो यूएस और सोवियत ने मिल करके एक ट्रीटी साइन की 1987 में, INF नाम की, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी नाम की। उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसी सारी ही ट्रीटीज को, हम सारी ही मिसाइलों को हम ख़त्म कर देंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब आप देखो कि ये इस तरीके की ट्रीटी तो आई, लेकिन आप ये समझिए कि अब जो है CTBT की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लेकिन जिसको मन में आ रहा है वो टेस्ट कर रहा है, जिसको मन में आ रहा है वो और भी चीज़ें, और तरीके के टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। तो अब ये समझिए कि कितनी तरीके की दिक्कतें फेस करनी पड़ी। इसकी एक सॉर्ट ऑफ एक ग्लोबल अथॉरिटी की तरह इसको होना चाहिए, लेकिन ये ग्लोबल अथॉरिटी नहीं रह गई है। तो ये कहने की बात है। और अब आप देखो कि एक तरीके की नई आर्म्स रेस शुरू हो गई है, जो कि पहले 1990 के टाइम पे क्या था कि यूएसए था, एक ही यूनिपोलर वर्ल्ड था, मतलब अगर एक ही पावर है तो वही एक सुपर पावर है, वो है यूएसए। लेकिन अब क्या हो गया, ऐसा नहीं है, सिर्फ यूएसए ही सुपर पावर नहीं रह गया है, बल्कि उसके अलावा चाइना के साथ, चाइना और रशिया उसके राइवल्स हो गए। तो एक जो हमारी वर्ल्ड दुनिया है वो एक नई तरीके की चीज़ में एंटर कर रही है, जिसको कहते हैं कि लोग अब आर्म्स रेस करने लगे हैं। कि आर्म्स रेस का मतलब बेसिकली होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने लगे हैं देश, इस डर में कि अगर वो हथियार बनाएंगे तो हम भी हथियार बनाएंगे, हम भी हथियार बनाएंगे, हम भी, ताकि ऐसा ना हो कल को कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाए, हम उनसे कम रह जाएं। और अगर वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो गए तो वो हम पर अटैक कर सकते हैं और हम वल्नरेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल इसके ऊपर डिपेंडेंट था। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के साथ। अगले न्यूज़पेपर के और डिस्कशंस हम आगे जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।